हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन वेलकमिंग यू। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट, जो कि आपके सामने नाम है चैप्टर 11 का, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो है, इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि जो आँखों में लेंस होता है वो कैसा होता है, हमारे प्यूपल कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने की। नॉर्मल आई, नॉर्मल पॉइंट ऑफ आई और फार पॉइंट ऑफ आई, ये सब क्या है, कितना होता है ना। फार तो इन्फिनिटी होता है और जो नॉर्मल होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब कुछ चीज़ों की और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें से कैटरैक्ट और जो मायोपिया है ना, मायोपिया वगैरह था। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं, और इसमें पास की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं बट दूर की चीज़ें हमें धुंधली या कम दिखाई देती हैं। ठीक है, और कैसा रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि देखो, अब ये जो दो फिगर आप देख रहे हैं, इन दोनों फिगर्स में आपको पहला फिगर जो आपको दिख रहा है वो नॉर्मल आई का बना हुआ है, दूसरा फिगर जो है वो मायोपिक आई का बना हुआ है। ये जो दूसरे वाले फिगर है, ये वाला, ये फिगर जो है एक ऐसी व्यक्ति की आंख का है जिसकी आंख, या जो व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि जो फिगर यहाँ पर रेटिना पर बनना चाहिए था, वो फिगर रेटिना पर ना बन करके रेटिना से आगे की तरफ बना हुआ है। ठीक है, रेटिना से आगे की तरफ बना हुआ है। यहाँ पर बनना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं बना, और वो कहाँ बन गया? यहाँ। अब रेटिना से पहले ही बन गया, इसकी वजह से अब हम तो कुछ देख नहीं पाएंगे, ये जो पर्सन है वो सही से देख नहीं पाएगा। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए हम इसको जो है क्या यूज़ करें, तो वो देखिए बिल्कुल बेहतरीन सी बात है कि कॉनकेव लेंस हमें यूज़ करना चाहिए। जब हम कॉनकेव लेंस लगा लेंगे, है ना, तो कॉनकेव लेंस जब भी लग जाएगा तो कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। फिगर आपको हम दिखा दें, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसने लेंस यूज़ किया तो लेंस यूज़ करने के बाद जो सीधे, बिल्कुल सीधे निकल जा रही थी, वो यहाँ से थोड़ी सी टिल्ट होती है ऊपर की तरफ। अब यहाँ से टकराई, टकराने के बाद वो यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर गई, है ना। एक मिनट, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया। यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे, है ना, फिर ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा। ठीक, और उसके बाद अब यहाँ से टकराने के बाद, अब यहाँ से सारी चीज़ें टकराने के बाद फिर क्या होता है, वो सीधा रेटिना पर इकट्ठे हो जाते हैं या रेटिना पर मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बात आपको समझ में है। इसी तरीके से यानी कि हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं किसमें, तो मायोपिया में। ठीक है, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया डिसीज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब मायोपिया में जैसे हम कॉनकेव का यूज़ करते हैं, वैसे ही जो हमारी हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि जो रेटिना पर फिगर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे कहीं भी बनता है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि वहाँ हमें दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिख पाती हैं। ठीक, अब जैसे इसमें होता क्या है, इसमें इस तरीके का लेंस यूज़ किया जाता है, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ये आप जान ही रहे हैं। ठीक, अब कॉन्वेक्स लेंस में सारी चीज़ें यहाँ पर बन जाती हैं जब हम यूज़ करते हैं उसको। तो ठीक, आगे की बात करते हैं। अब ये यहाँ से हमको मेनली बात करनी, वो सारी बातें तो हम लोग पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से हमको बिल्कुल बात करनी है कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो देखिए, ऐसा पर्सन जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से कंबाइनली पीड़ित हो। ठीक है, यानी जिसको दूर में भी देखने में दिक्कत हो और पास में भी दिक्कत हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऐसा पर्सन जो ज़्यादातर दोनों चीज़ों से परेशान हो, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से। ठीक है, अब डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एज वी बिकम ओल्ड, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस अवे। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहा है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, पर्सन में सफ़र फ्रॉम
मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो। ठीक है, सो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और जो है जो सिलरी मसल्स होती हैं जो हमारे लेंस के ऊपर इस तरीके से कवर अप होती हैं, है ना, जो लाइट को अलाउ करती हैं कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाएगी या कम अमाउंट में जाएगी, वो थोड़ी सी जो मसल्स होते हैं उन मसल्स को सिलरी मसल्स कहते हैं, और वो मसल्स वीक हो जाती हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की वजह से ये जो है हमारा जो प्रेस बायोपिया है ये रोग होता है। इसमें दोनों तरीके की संभावनाएं पाई जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसके निपटारे के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके निपटारे के लिए बाईफोकल लेंस यूज़ करना चाहिए। अब बाईफोकल लेंस कैसे यूज़ करते हैं? तो आपने देखा होगा कि आजकल के जो लोग चश्मा लगाते हैं उसमें कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनी होती है। ठीक है, उसमें जो डिज़ाइन बनी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। अब इस तरीके की डिज़ाइन में एक यहाँ लेंस होता है, एक लेंस यहाँ होता है। ठीक है, अब जो ज़्यादा होता है डिस्टर्ब उसी हिसाब से इसको सेटअप कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी एक छोटी सी चीज़ है, बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू प्रिज्म। अब जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म को समझने के लिए हम लोगों को एक 3D स्ट्रक्चर समझना होगा, और वो 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो सकता है। ठीक, अब 3D स्ट्रक्चर, एक मिनट, कुछ इस तरह का अगर बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, अब ये जो 3D स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़ ज़रूर है, एक मिनट इसको पूरा ही हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। ये देखिए, अब ये जो ट्रायंगुलर शेप का एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ये जो है यही क्या कहलाता है? यही एक तरीके का प्रिज्म होता है बेसिकली। अब इसमें होता क्या है तो इसको जानते हैं। इसमें जो हमारी लाइट रे, यहाँ से देखिए कि लाइट रे जब एंटर करेगी इस सरफेस से, तो जैसे ही वो एंटर करेगी तो वो इस देखो, जैसे कि एक मिनट, जैसे ये लाइट रे है, ये यहाँ से आई, अब यहाँ इस सरफेस पर उधर कहीं पड़ रही है बीच में। ठीक, और वो जब एंटर करेगी, देखो ये यहाँ से ऐसे आई, ठीक, स्ट्रेटली, अब वो यहाँ से आई है, तो जब ये एक साइड वाली सरफेस पर आई तो साइड सरफेस पर आई ना, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, सीधे क्या करना चाहिए था? निकल जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ये सीधे जो है नहीं निकल पाती है। ठीक, अब सीधे नहीं निकल पाती है तो कैसे? वो हमें लगता है कि इधर निकल रही है, इधर से अगर हम देखेंगे यहाँ से, ठीक, तो वो हमें लगेगा कि निकल रही है, लेकिन निकलती नहीं है। तो क्या होता है? होता ये है कि ये भाई साहब यहाँ पर स्ट्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्ट्रेट हो जाती है, और जब स्ट्रेट होती है तो अब स्ट्रेट होने के बाद ये फिर से यहाँ पर इधर इस सरफेस पर टकराती है, तो यहाँ टकराने के बाद ये फिर से नीचे की तरफ मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? नीचे की तरफ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसके बाद क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ यहाँ मुड़ती है ना, तब होता ये है कि हमें ये लगता है कि ये वाली लाइन इधर से आ रही है। अगर हम इसको देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये किधर से आ रही है? इधर से आ रही है। ठीक, लेकिन होता ऐसा नहीं है, हमें ये लगता है केवल कि ये इधर से आ रही है, बाकी ये आती नहीं है। ठीक, ये हमें ऐसा केवल फील होता है कि ये इधर से आ रही है, बाकी आती नहीं है। अच्छा, तो और क्या होता है? अब ज़रा एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं जहाँ सरफेस टच हुआ है। वो कौन कौन से हैं? और उनसे पहले एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि हमें एक चीज़ मिली है, और वो ये है। ठीक, ये वाला एंगल बिल्कुल बीचों बीच वाला देखिएगा, है ना, ये वाला एंगल। ठीक, सरफेस से नहीं है, रे टू रे है। ठीक है,
अब रे टू रे वाला जो है ये एंगल हमारा डी कहलाता है, एंगल डी। एंगल डी का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। और बाकी जो ऊपर के कॉर्नर्स हैं या साइड कॉर्नर्स हैं, वो साइड कॉर्नर्स जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो और यहाँ एक और चीज़ देखने वाली है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल की रिस्पेक्ट में इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जो है उसमें दो तरीके के होते हैं। अब वो दो तरीके के क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ हमें इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। शिट, चला गया, एक मिनट यहीं देख लेते हैं। ये देखिए नॉर्मल अगर ड्रॉ हुआ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिली, तो यहाँ से ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल आई हो गया। ठीक है, ये इमर्जेंट रे है, यहाँ से निकल रही है ना, तो ये जो बाहर निकल रही है इस ये इमर्जेंट हो रही है, तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा इमर्जेंट एंगल है, और ये वाला एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल है। ठीक, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यही रीज़न है कि जब लाइट रे, सनलाइट या कोई लाइट बीम या वाइट लाइट जो है वो इधर से इधर की ओर जाती है और प्रिज्म के अंदर टकराने के बाद, इससे सीधा होने के बाद जब वो इस तरफ से बाहर निकलती है ना, तो यहाँ से कहीं देखने पर जो है उल्टी आंख बन गए ना, यहाँ से हमें देखने पर हमें महसूस होता है कि जो है, समझ जाइए भाई साहब ये आँख है ना, ऐसा आँख तो होती नहीं है लेकिन समझने में क्या जाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो अब ये यहाँ से हमें जब हम देखेंगे तो हमें ये वाली लाइट्स जो है हमें कैसे दिखाई देंगी, तो 7 कलर ऑफ बीम्स में दिखाई देंगी, और वो 7 कलर ऑफ बीम्स कैसे होंगी, विबग्योर में होंगी, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। ठीक, वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब जो है येलो, एंड ओ मतलब ऑरेंज, एंड आर मतलब रेड। ठीक है, इस तरीके से हमको दिखाई देती हैं। 7 कलर होते हैं और सारा ऊपर से नीचे की तरफ सेट होता है। आइए ज़रा बात करते हैं कि अब यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन अगर देखें, दी सर्फेसेस आर inclined टू ईच अदर विद द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल सर्फेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि जो दो फेस हैं उन दो फेसेस या साइड आर्म्स के बीच बना हुआ एंगल ही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, यानी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच बना एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। अब आगे की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा देखिए, अभी जो मैं आपको दिखा रहा था वो कुछ इसी तरीके की जो है वाइट लाइट स्पेक्ट्रम रेज आउट होती है। एक वाइट लाइट बीम एंटर करती है और 7 वाइट जो है स्पेक्ट्रम, जो 7 बैंड ऑफ या 1 बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 बीम्स के फॉर्म में निकलती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और लगा दें कुछ इस तरीके से जो है प्रिज्म, एक दूसरा प्रिज्म ला करके यहाँ पर जोड़ दें और उसके बाद में हम देखें तो हमें यहाँ से जो लाइट रे निकलती हुई मिलेगी वो इस तरफ जाएगी। ठीक, और इस तरफ जाने के साथ साथ वो भी क्या होगी, वाइट होगी। 7 बीम नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से 7 बीम तो एंटर कर रही है और वो सारी 7 बीम का जो स्पेक्ट्रम होगा वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, वो सारा का सारा स्पेक्ट्रम इधर आकर के केवल एक लाइट रे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ी सी आगे ही बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम। सो द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, आइडेस्ट विब्योर स्पेक्ट्रम जो होता है, एक लाइट बीम एंटर करती है किसी प्रिज्म में और 7 रंगीन
प्रकाश किरण बंध के साथ ही निकलती है, और उसी किरण बंध को ही या उन किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो उनका क्रम क्या होता है, उनका क्रम होता है विबग्योर। आगे बात करते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज डिस्पर्जन। अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो आपने देखा यहाँ पर कि जो है अभी तक जो कलर बैंड निकल रहे थे ना, वो पूरे बैंड 7 जो बीम निकल रही थी, उन 7 बीम्स को, 7 लाइट बीम्स को ही हम क्या कह रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है। लेकिन अब एक लाइट रे का 7 में कन्वर्ट होना, अपने जो 7 कंपोनेंट है उसमें कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वही प्रोसेस ही हमारा डिस्पर्जन है। ठीक है, वही प्रोसेस क्या है? डिस्पर्जन है। अब आगे की बात अगर हम करें थोड़ी सी, तो यहाँ हम देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, द डिफरेंट component color of light bands at different angle with respect to incident angle, and red light bends at least while the violet bends most। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आया फिर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंट कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट बेंड्स एट डिफरेंट एंगल, यानी कि जो अलग अलग कंपोनेंट की लाइट रे है, भाई एक लाइट रे एंटर करी वाइट वाली और 7 कलर्स में वो डिवाइड हो गई। अब 7 कलर लाइट रे में जब वो डिवाइड हुई है, तो हर एक कलर की जो लाइट रे है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मुड़ेगी। ठीक है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में? तो इंसिडेंट एंगल की रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जो रेड लाइट बेंड होती है वो सबसे अंत में होती है और सबसे पहले वॉयलेट बेंड होता है, यानी सबसे नीचे की तरफ हमारा क्या रहेगा? वॉयलेट, और सबसे ऊपर की तरफ हमारा क्या रहेगा? तो होगा रेड। समझ में आ रही बात? और यही डिस्पर्जन, द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ही रीज़न है कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है और ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट का यूज़ होता है। ठीक है, डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो जो है स्काई कलर का, है ना, और बाकी आप समझ रहे हैं। आइजैक न्यूटन, इसमें हालांकि इसकी वेवलेंथ भी इसका एक रीज़न होती है और कुछ 1-2 रीज़न और भी होते हैं, वो बाद में करेंगे, जब टॉपिक आएगा उसको हम लोग क्लियरली डिस्कस कर लेंगे, आएगा। तो अब आइजैक न्यूटन की जो है थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आइए देखते हैं कि ज़रा आइजैक न्यूटन ने क्या किया था। तो भाई साहब, ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाई यूजिंग ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के द्वारा, कांच के एक प्रिज्म के द्वारा जो है सबसे पहले स्पेक्ट्रम किसने प्राप्त किया था? तो वो हमारे आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम प्राप्त किया हुआ था। अब ज़रा आगे बात करते हैं इसमें कि वो कैसे, क्या मिला था उन्होंने और क्या किया उन्होंने। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ही ट्राइड स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर। He repeated the experiment using second prism in on inverted position with respect to the first prism, allowed all the color of spectrum to pass through second prism. He found वाइट लाइट इमर्जेस ऑन द अदर साइड ऑफ सेकेंड प्रिज्म। ठीक है, बहुत इजी सी समझ में आ जाएंगी बातें, ऐसा कुछ। ठीक, अब ज़रा देखिए, यहाँ से कोई लाइट का जो है सोर्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ से एक वाइट लाइट एंटर करती है और यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा सीधा जाती है और सीधा जा कर के फिर ये अपने 7 बीम्स में चेंज हो जाती है। ऊपर सबसे रहता है रेड, नीचे रहता है वॉयलेट, और ये जैसे ही यहाँ टकराती है तो यहाँ भी ये इस तरीके से, एक मिनट, ये इस तरीके से होती हैं
और जब ये कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं फिर यहाँ से ऐसे ये सीधे की ओर निकल जाती हैं, लेकिन ये दो अलग अलग नहीं निकलती। ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये यहाँ से टकराई तो ऐसा कुछ है ना, और यहाँ से टकराने के बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ने लगती हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे करके जब मुड़ती हैं तो ये बाहर की ओर जब निकलती हैं तो सिंगल स्पेक्ट्रम सिंगल लाइट में निकलती हैं, और यहाँ से जो एंटर किया था वही एग्जिट हुआ है, ठीक है। पूरी तरीके से वही बाहर भी आई है, मतलब वाइट ही एंटर कर रही थी, वाइट ही बाहर आ रही है लाइट रे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रेनबो है वो रेनबो क्या होता है और कैसे होता है, ठीक। सॉरी, आइए देखते हैं। इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाई टिनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। बहुत ही इजीली है, इजीली हमको समझ में क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई हमारे आसपास वाटर स्फेयर पाए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ओस के कण पाए जाते हैं, नमी पाई जाती है, और उनके बीच से जब प्रकाश होकर के गुजरता है तो यहाँ से जब ये प्रकाश गुजर रहा है तो ये एक प्रिज्म की तरह काम करती है। ये अगर वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक। वाटर ड्रॉपलेट यानी जल की एक छोटी सी बूंद है, ठीक। अब इस बूंद में यहाँ से सनलाइट एंटर कर रही है, ठीक। और सनलाइट यहाँ से जब एंटर कर रही है तब क्या देखा हमने कि यहाँ से एग्जिट भी करेगी, और एग्जिट करेगी तब वो वैसे ही रहेगी, लेकिन अब यहाँ से एग्जिट करेगी तो 7 कलर बीम निकलेगी, ठीक। लेकिन इसके सामने एक और होता है भाई, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हमारी केवल एक ही लाइट एक ही वाटर ड्रॉपलेट हो एक समय में, कई सारी हो जाती हैं, तो यहाँ भी एक है। अब ये 7 कलर ऑफ बीम्स इस पे टकराती हैं और फिर क्या होता है कि ये सारी की सारी एक में हो जाते हैं और फिर सनलाइट इस तरीके से बाहर चली जाती है, ठीक। यानी कि अब हमें इसमें और इसमें जो दो प्रिज्म बन रहे हैं वो प्रिज्म में ही केवल हमको 7 कलर्स दिखेंगे, या उस प्रिज्म के बीच में 7 कलर्स दिखेंगे, और उसके आगे और पीछे दोनों तरफ हमें कहीं भी 7 कलर्स ऑफ बीम नहीं मिलेंगी, ठीक है। और यही रीज़न है कि आसमान में हमारे जो है 7 कलर्स में वो क्या बोलते हैं उसको, रेनबो बनता है, ठीक। अब ज़रा एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा अपोजिट द सन बनेगा, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ द सन, अपोजिट साइड ऑफ द सन, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ द सन हमेशा ये दिखेगा, कहीं भी कुछ भी कर लो लेकिन ये सन के अपोजिट में ही रहेगा, क्योंकि जब सनलाइट आएगी तो वो सामने की, भाई यहाँ पर सन है, ठीक। और यहाँ से ऐसे लाइट रेज निकल रही हैं ढेर सारी, तो यहाँ से यहाँ पर जब सनलाइट पड़ेगी ना तभी ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है 7 बीम्स में चेंज करेंगे ना कल लाइट को, और उसके बाद एक में निकालेंगे, ठीक है। कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद आगे की बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप फिगर, रेन वाटर ड्रॉप कुछ इस तरीके से होती है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हो जाता है, यहाँ से एंटर कर गई, ठीक। अगर यहाँ कोई है तो ठीक है। अब देखो एक बात और देखिए यहाँ पर कि यहाँ जब एंटर करती है तो डिस्पर्जन होता है, यहाँ टकराने के बाद वही डिस्पर्जन रहता है, लेकिन यहाँ से टकराई तो यहाँ से टकराने के बाद फिर से वही फिनोमेना हो जाता है, और उसके बाद यहाँ हम लोग खड़े रहते हैं, है ना, और यहाँ खड़े रहते हैं और हमें क्या दिखता है, यहाँ से 7 रंगीन कलर्स चले आ रहे हैं, और ये बहुत ढेर सारे पॉइंट्स में बने होते हैं, और इनका शेप लगभग किसी धनुष के आकार का होता है, और इसीलिए कहा जाता है लो भाई इंद्रधनुष बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 रंग हैं, इसीलिए इंद्रधनुष का नाम दिया जाता है इसको। आगे की बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में पहला होता है अपेरेंट स्टार पोजीशन। अपेरेंट स्टार पोजीशन का मतलब यहाँ पर हम देखिए जो चीज़ें लिखी हैं उनको बाद में समझेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर बॉडी स्टैंडिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको दिख रहा है कि एक तारा हमारे सामने है बिल्कुल, लेकिन जब भी वो तारा आपकी निगाहों के सामने आपको दिखेगा तो यकीन मानिए कि वो आपकी निगाहों के सामने बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन एक्चुअली
या तो तुमसे राइट होगी या फिर लेफ्ट होगी। ठीक, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मेनली प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। ठीक है भाई, हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं। हम लोग धरती पर यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। ठीक, धरती के अंदर तो कोई रहता नहीं है। अब धरती के ऊपर रहते हैं तो हमें यह भी पता है कि धरती के चारों ओर क्या है, तो वो है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से जब ये स्टारलाइट एंटर करती है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है कि जब सन वो सॉरी कोई जो स्टारलाइट है, स्टारलाइट एंटर करती है तो पहले यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन या एक फिनोमेना हो जाता है, और उसके बाद लाइट्स जो है वो बेंट हो जाती हैं। और लाइट बेंट होने का मतलब है कि हमें जो लाइट मिल रही है हम उसकी ही सीध में देखते हैं कि वो वहीं से आ रही है। ठीक, और वहीं से आ रही है इसका मतलब वो जो स्टार है वो कहीं उधर ही होगा जहाँ पर हमारी निगाहों को पता चल रहा है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार में, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये कहा जाता है कि अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार में जो इमेज हमें दिखती है कि कोई तारा आसमान में वहाँ है, तो एक्चुअल में वो वहाँ नहीं होता है। और ऐसा किस लिए होता है ये आप बताएंगे? हर चीज़ हम थोड़े बताएंगे। ठीक, अब ज़रा एक और चीज़ बात कर लेते हैं इसी समय कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी होता है, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें ये भी हैं कि एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में धूल के कण रहते हैं, और भाई एटमॉस्फेयर में हवा भी चलती है, इधर से इधर भी जाती है, इधर से इधर की तरफ भी जाती है, तो वो धूल के कण आपस में इधर उधर होते रहते हैं। ठीक, और रात के वक्त ऐसा होने पर किसी भी स्टार को ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करके चले जाते हैं, या उसकी लाइट रे का जो आने का सिलसिला है, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि आपको सारी चीज़ें दिखती हुई नज़र आएंगी। यहाँ से मान लिया हमको ये लाइट रे आ रही है, हम यहाँ कहीं इस साइड पे खड़े हैं। ठीक, अब यहाँ लाइट रे आ रही है, हमने अपेरेंट पोजीशन से पता लगाया कि हमारा स्टार यहाँ है। ठीक, ऐसा हमें पता लगा नॉर्मलाइज से। अब क्या होता है कि ये इस तरीके की कंडीशन में क्यों आता है, तो उसका कारण ये है कि यहाँ से जो लाइट रे आती हुई हमको यहाँ तक दिख रही है वो उस डिस्टर्ब कर दी जाती है। ये जो डॉट्स देख रहे हैं ना आप, इन डॉट्स के द्वारा। अब ये डॉट्स क्या है? तो ये धूल के कण, मिट्टी के कण, ये सब हैं। ठीक है, प्रदूषण। ठीक, अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकलिंग। भाई साहब ये जो है मजाक तो नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस बात है ना जी। वेरी गुड, बढ़िया। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड आर नॉट सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि वो खुद में उनका प्रकाश नहीं होता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी ग्रह अपने आप चमक नहीं पाता है। तो भाई सूर्य और चंद्रमा कैसे चमकते हैं? तो चंद्रमा की अगर बात करें तो वो तो सन से एनर्जी लेता है, लेकिन सूरज में एक छोटी सी रिएक्शन होती है जिसको हम न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर जो है फ्यूज़न कहते हैं, और इसी वजह से ढेर सारी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। और जब ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो लाइट एंड हीट के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है, और इससे हमको विटामिन डी भी मिलता है। और याद रखिएगा कि ये प्रकाश जो है थोड़ा सा चंद्रमा के पास भी जाता है, और शायद इसीलिए चंद्रमा भी थोड़ा बहुत चमकता है। ठीक, आगे की बात करते हैं इन सब को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जी। अब यहाँ देखिए कि एडवांस सनराइज एंड डिस्प्लेड सनसेट। अब एडवांस सनराइज एंड डिस्प्लेड सनसेट का मतलब क्या है? इसमें यहाँ एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ
because of the sun, it is visible about 2 minutes earlier than actual sunrise, about 2 minutes after द एक्चुअल सनसेट। यानी कि हॉरिजेंटल पोजीशन के अनुसार अगर सूरज यहाँ निकल रहा है तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कि सूरज निकल रहा है, लेकिन अगर डूब रहा होगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये इधर ही आसपास में दिखेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन में पीछे आभासी इमेज या आभासी प्रतिबिंब बनता ज़रूर है। ठीक, आगे की बात करते हैं। चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से पूछ लीजिएगा। अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम सबसे पहले बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। सो इसमें दिया गया है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिनट particle of Earth's atmosphere, suspended particles of dust and molecules of air and path beam gives rise to Tyndall effects। ठीक है, इस तरीके की कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसका मतलब यही है कि जो है when a beam of light strikes a minute particle of Earth's atmosphere, suspend particles of dust and molecules of air and the path of a beam gives rise to become visible। देखिए, जैसे बहुत ही इजीली है, आप किसी बंद कमरे में हैं और बंद कमरे में कहीं एक छोटा सा छेद हो जाए और बाहर से रोशनी जब आए तो बाहर से रोशनी जब आती है, जब भी कभी आती है, तो ये सारी रोशनी जो हमको दिख रही है ये आते हुए इतनी में, ये कैसी दिखती है? तो पहली चीज़ ये तो हमें पूरी क्लियर दिखती नहीं है। ठीक, ये हमें मतलब क्लियरली दिख जाती है, सॉरी, ये पूरा तरीके से क्लियरली दिख जाता है और यहाँ तक कि इतना क्लियर दिखता है कि हमको ये पूरा जिस रास्ते आ रहा है उस रास्ते का भी पता चल जाता है। ठीक, और इसके प्रकाश के बीच में कुछ डस्ट पार्टिकल घूमते रहते हैं। ठीक, आगे की बात करते हैं। यहाँ छोटी सी चीज़ और दी हुई है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ canopy of dense forest and the color of the scattered light depends on the size of the scattering model। ठीक, ये छोटी चीज़ मतलब छोटी सी चीज़ जो यहाँ पर दी है कि वो अगर हम लोग सनलाइट से बने हुए इस चीज़ को मतलब असरकारक देखना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं प्रैक्टिकल करने के। या तो आप अपने घर में कमरे के दरवाजे को बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसमें एक छोटा सा सुराख कर दीजिए, आपको सारी धूप की जो किरणें हैं वो आती हुई दिखेंगी और उनका रास्ता भी उनके साथ क्लियरली दिखाई देगा। ठीक, अब कुछ बातें हैं यहाँ जो आप देख सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वो तो क्या था, टिंडल इफेक्ट है ना। अब इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें क्या होता है कि इसमें साइज़ की बात की गई है, तो साइज़ की बात करते समय इसमें वेरी जो है फाइन पार्टिकल्स आते हैं, फिर लार्ज पार्टिकल्स आते हैं और फिर वेरी लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज आते हैं। तो जब बात करते हैं कि वेरी फाइन पार्टिकल्स, तो स्कैटर्ड मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, ब्लू कलर के शॉर्ट वेवलेंथ को वो थोड़ा सा क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं मेनली। अब दूसरा क्या है, दूसरा है लार्ज साइज पार्टिकल। अब ये क्या करते हैं, तो ये स्कैटर करते हैं, बिखेरते हैं लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ये करते हैं कि लाइट जो सबसे ज़्यादा लंबी तरंग दैर्ध्य की होती है उसको भेजते हैं। और तीसरा है वेरी लार्ज इनफ। ठीक, यानी कि एक ऐसा पिंड जो आकाश में बहुत ही बड़ा है। ठीक, और है ना, तो आप समझ रहे हैं कि ये हम कहना क्या चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है वाई क्लाउड अपीयर वाइट। तो क्लाउड को क्या बोलते हैं, बादल जो है सफ़ेद क्यों होता है? तो द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज़ वेरी लार्ज
hence scattered all wavelength of flight almost equally. Why color of is sky is blue, यानी कि पहले पूछ रहा था कि बादलों का रंग सफ़ेद क्यों होता है, और अब पूछ रहा है कि भाई बादल वो आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर fine particles in the atmosphere have size smaller than more wavelength of visible light. Since the blue has shorter wavelength than red, hence it will scatter the मोस्ट। और ये रीज़न क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिलाई स्कैटरिंग फार्मूला वी कैन से दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द 1/λ टू द होल पावर 4। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि जो है स्कैटरिंग जैसे जैसे क्या होती है, स्कैटरिंग जैसे जैसे ज़्यादा होती है, फैलाव ज़्यादा होता है, वैसे वैसे वेवलेंथ किसी भी चीज़ की कम होती जाती है। देयर इज़ नो अर्थ एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू अपियर टू scattering phenomena, so there will no scattering and sky there will be no scattering and sky will appear the dark। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में तो देखा जाए कि आसमान भी नहीं है, वहाँ केवल अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष जो है काले रंग का होता है। कलर ऑफ सनलाइट एंड सनसेट की अगर बात करें तो कलर ऑफ सनलाइट एंड सनसेट में वाइल सनसेट एंड सनराइज द मोस्ट ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड। ड्यूरिंग सनसेट and sunrise the sun is near horizon and therefore sunlight has to travel larger distance in atmosphere। ठीक, ऐसी कुछ बातें दी गई हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। फ़िलहाल आज के लिए चीज़ों को यहीं रोकते हैं और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटी सी चीज़ें और बहुत कम चीज़ें बाकी हुई हैं, तो हम आपसे मिलेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। और तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।